Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I'm going to teach you functions of marketing. जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले मार्केटिंग की वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में करी जाती है। मींस सारी एक्टिविटीज वो मार्केटिंग में हमारी इंक्लूड होती है। अब मार्केटिंग के क्या फंक्शंस होते हैं तो हम इसे 4 हेड्स के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है वो है रिसर्च फंक्शन। अब देखो, पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था इंडियन मार्केट में। जो भी प्रोड्यूसर बनाता था वो लोगों को खरीदना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, कोई भी कॉम्पिटिटर्स नहीं होते थे, उनको वही खरीदना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। मीन्स कंज्यूमर को जो चाहिए होगा वही चीज़ बनेगी। तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चीज़ें बनती है क्योंकि आज की डेट में कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर उसको एक प्रोडक्ट एक कंपनी का पसंद नहीं आएगा तो वो दूसरी कंपनी में मूव आउट हो जाएगा। मींस बहुत सारे जो है सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अब एक मार्केटिंग की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्रोडक्ट बनाने जा रही है वो कस्टमर की नीड्स को कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करती है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाए। अब रिसर्च फंक्शंस में हम 2 तरह के फंक्शंस पढ़ते हैं, मार्केटिंग रिसर्च और प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च करनी पड़ती है मार्केटिंग मैनेजर को। ये देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है लोगों की, लोगों को क्या चाहिए, अब किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए उनको, मार्केट में कैसी प्राइसिंग पॉलिसीज चल रही है, किस तरीके की पैकेजिंग जो है वो लोग पसंद करते हैं, कैसा कंपटीशन है मार्केट में। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड है प्राइस की तरफ, उनको किस तरीके का प्राइस चाहिए प्रोडक्ट पे, उनकी क्या डिमांड है और कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। मतलब जो हम प्रोडक्ट अपने मन में सोच रहे हैं, हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, कि क्या उस फील्ड में कोई कंपटीशन है कि नहीं, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस चीज़ों के रिगार्डिंग रिसर्च की जाती है। देन नेक्स्ट इज, अब हमने रिसर्च कर ली, हमने देख लिया मार्केट कैसी है, लोगों की डिमांड कैसी है, अब हम प्रोडक्ट को प्लान करेंगे। अब प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि हम सोचेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो किस तरीके का होगा, उसकी कैसी फॉर्म होगी, कैसी शेप होगी, क्या डिज़ाइन होगा। हम उस चीज़ के रिगार्डिंग प्लान करते हैं, उसका कलर क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी। ओके, हम इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे और हम लोगों को भी ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मिले उस प्रोडक्ट को बेच के। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्लान करते हैं और उसे डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ एक्सचेंज फंक्शन। अब एक्सचेंज फंक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होना, प्रोडक्ट जो है वो सेल होना। अब इसमें 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, 2 फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग। फर्स्ट इज बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग, अब हमने प्रोडक्ट सोच लिया, हमने रिसर्च कर ली, हमने प्रोडक्ट सोच भी लिया कि किस तरीके का हमने बनाना है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई हम रॉ मटेरियल अब कहाँ से खरीदेंगे। अब जो पर्सन है, जो कंपनी है, वो क्या फाइंड आउट करेगी कि हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कौन कौन कर रहा है, कितने सप्लायर है मार्केट में, उनके क्या प्राइस है, और हम सप्लायर भी उसी अकॉर्डिंग चूज करेंगे ताकि हमें कम से कम प्राइस में रॉ मटेरियल मिल सके, ताकि हम फिनिश प्रोडक्ट बेच सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सके। अब बाइंग में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम देखते हैं हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, कौन कौन उसे सप्लाई कर रहा है, कितने सप्लायर्स हैं, और हाँ जो सबसे बेस्ट सप्लायर हमें लगेगा, जिसके प्राइस हमें सबसे सही लगेंगे, कम लगेंगे, हम उसके पास ऑर्डर प्लेस कर देंगे और फिर क्या करेंगे, उससे प्रोडक्ट्स रिसीव करेंगे और अपना एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बाइंग और असेंबलिंग में। बाइंग में क्या होता है, हम चीज़ लेते हैं और उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने ब्रेड बनानी थी तो हमने आटा, रॉ मटेरियल लिया, सॉल्ट लिया, ईस्ट लिया, तो और हमने एक ब्रेड बना दी। ठीक है, दैट इज बाइंग। असेंबलिंग का मतलब होता है कि हम जो है प्रोडक्ट के पार्ट्स खरीदते हैं और उसे असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कार में क्या होता है, उसके पार्ट्स खरीदे जाते हैं और फिर उसे एक जगह पे असेंबल करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि कार होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं इसमें। देन नेक्स्ट इज सेलिंग। अब
हमने प्रोडक्ट को बना दिया, अब हम उसे बेचेंगे कैसे। अब बेचने के लिए भी हमें ये ढूंढना पड़ेगा ना कि पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो आज हमारे कस्टमर नहीं है लेकिन कल को हमारे कस्टमर बन सकते हैं, तो हम उन्हें ढूंढेंगे। परसुएडिंग देम, परसुएडिंग का मतलब होता है राजी करना। हम उन्हें राजी करेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट खरीदे। और ये कैसे करेंगे, हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगे कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, हम उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे और हम उसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, देखो जैसे हमने कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, हमने ऐड देखी टीवी में कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आया और हमें खरीदने का हुआ कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। हम खरीदने के लिए गए मार्केट में लेकिन हमें वो प्रोडक्ट मिला नहीं। सेलर ने कहा 2 दिन वेट कर लो, आ जाएगा। हमने 2 दिन वेट करा लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं आया। हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ले आएंगे या किसी और कंपनी का ले आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोडक्ट बना दिया, उसकी एडवर्टाइजिंग भी कर दी, लेकिन जो बेचने वाले हैं उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रोडक्ट जो है वो अगर अच्छे से तभी बिक पाएगा अगर वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम सारा कुछ करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल्समैनशिप करते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बहुत सारी आपने देखा होगा, बहुत सारी सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आप कॉन्सर्ट में ऐड करो, अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप कोई जो है इसमें कोड होगा वो आप हमें सेंड करो, आप लकी ड्रॉ में एंटर होगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंपनी करती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, अब जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है मार्केटिंग के, वो प्लेस और टाइम यूटिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। ये कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हमारे 3 तरह के होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो सबसे पहले है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोडक्ट को वहां पे लेके जाता है जहां पे उसकी ज़रूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब देखो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना सपोज, तो ज़रूरी तो नहीं है वो सारा वहीं बिक जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में वो बिकता है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में कैसे पहुंचता है, वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पहुंचता है। अब ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रेल ट्रांसपोर्ट हो तो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या पाइपलाइन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, उसकी कितनी कॉस्ट है और आपका प्रोडक्ट कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना ट्रांसपोर्टेशन मींस यूज़ करती हैं और उसको क्या फ़ायदा मिलता है उन कंपनीज को, एक तो वो उनको सस्ता पड़ता है, ऊपर से उनको इंश्योर हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट सेफली पहुंच जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि एडवर्टीजमेंट होती है उनकी चीज़ों की। जैसे कि अगर कोको कोला जो है कंपनी क्या करती है, अपनी बॉटल्स सप्लाई करती है अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो उससे क्या होता है, ट्रक के ऊपर कोको कोला पूरा मेंशन होता है। उससे क्या है, ट्रक जहाँ जहाँ से गुजरता है कोको कोला की ऐड होती जाती है, एडवर्टीजमेंट होती जाती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। देन नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट अगर आज बना तो आज ही बिक जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कई बार उसे सालों लग जाते हैं बिकने में, ठीक है। तो स्टोरेज क्या करता है, उस प्रोडक्ट को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक उसकी डिमांड नहीं आती कंज्यूमर की तरफ से। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्शन सीजनल होती है लेकिन कंजप्शन सारा साल होती है, मीन्स वो उसी टाइम पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंगो का एक सीज़न होता है, तो जो ये माज़ा बनती है या फिर और कुछ बनते हैं जो मैंगो से बनते हैं प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्शन तो देखो मैंगो की सीजनल है ना, तो उसी समय बनता है वो चीज़, लेकिन उसकी जो कंजप्शन है वो तो सारा साल बिकती है ना। तो इसलिए स्टोरेज जो है उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है कि उसी समय सब प्रोड्यूस कर लिया जाता है, फिर उसे सारे साल के लिए स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्शन सारा साल होती है लेकिन उसकी कंजम्पशन सीजनल होती है। जैसे आप कूलर्स ले लो, एसी ले लो, वो सारा साल प्रोड्यूस होते हैं लेकिन बिकते कब है, सिर्फ समर के टाइम पे। तो उन केसेस में स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज हमारा टाइम यूटिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, वो क्रिएट करता है, ठीक है। जो स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज वेयर हाउसेज जो होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस भी होते हैं और पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस जो गवर्नमेंट के होते हैं, प्राइवेट मीन्स जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। तो ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, यहाँ पे क्रिएट वर्ड आएगा। देन नेक्स्ट इज, अब देखो स्टोरेज का और भी रोल है। कई बार क्या होता है, स्टोरेज से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, घर में सुना होगा, लोगों को कहते हुए, अपने घर वालों को कहते हुए सुना होगा कि चावल जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है कि स्टोरेज से उसकी वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ही राइस, ऐसे ही टोबैको के केस में होता है और लिकर के केस में भी ऐसे होता है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गई, अब वीट जो होती है
वो विंटर्स में उगाई जाती है, लेकिन बिकती तो सारा साल आटा खाते हैं ना हम। तो ये प्रोडक्ट्स को, इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसे बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में स्टोर किया जाता है ताकि इसे सारा साल लोगों को दिया जा सके, बेचा जा सके। तो स्टोरेज बहुत बड़ा रोल निभाता है। देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करना कि उसकी क्वालिटी है। मीन्स हम देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं हम क्या देखते हैं, उसमें पीछे लिखा होता है ISI मार्क है या ISO मार्क है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी का है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। मींस इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले इसको चेक किया गया है कि क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है, तो उससे हमें एक गारंटी मिलती है, हम बिना सोचे समझे उसको खरीद पाते हैं। तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, जो इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। अब ग्रेडिंग ज़्यादातर किस में होती है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होती है। ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि हम उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बेस पे उसे ग्रेड्स देते हैं कि ये प्रोडक्ट A ग्रेड का है, B ग्रेड का है, C ग्रेड का है। तो ग्रेडिंग ज़्यादातर किस में होती है? ज़्यादातर स्पाइसेस में होती है, मसालों में, फूड ग्रेन्स में, फ्रूट्स में। और ये ग्रेडिंग किसके बेस पे की जाती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसके बेस पे उसे ग्रेडिंग दी जाती है। देन नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। अब ये फैसिलिटेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं? इसमें हमारे फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो मार्केटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसमें हमारी ये वाले जो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब आता है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सॉरी, मुझे थोड़ी सी आपको ब्रीदिंग की साउंड आ रही होगी। आई एम हैविंग एस्थमा, मुझे एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फर्स्ट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? ब्रांडिंग का मतलब ब्रांड कोई भी एक नाम हो सकता है, कोई टर्म हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है। अब आपको क्या होता है, प्रोडक्ट को दूर से देख के ही आप पहचान जाते हो ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कैसे पहचानते हो? आप ब्रांड से पहचानते हो ना। अब देखो आपने अगर 4 रिंग्स कार पे देखे हैं तो आपको पता लग जाता है कि ऑडी कंपनी की कार है ये, ठीक है। तो आप इजीली उसे डिफरेंशिएट कर लेते हो कॉम्पिटिटर से। अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ब्रांडिंग नहीं होती है, उसमें सिर्फ ग्रेडिंग होती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ब्रांडिंग होती है। अब इसमें कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे LG हो गया, BPL, टाटा, बाटा, निरमा। इस चीज़ के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं मार्केट में। देन नेक्स्ट इज पैकेजिंग। देखो, पैकेजिंग जो होती है ना, वो आज की डेट में बहुत बड़ा रोल निभाती है, उसे हम साइलेंट सेल्समैन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पैकेजिंग होती है वो उसका एक बाहर का रैपर होता है कि प्रोडक्ट को आपने किस में रैप करा है। आज की डेट में आपने देखा होगा बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस आ रहे हैं। आप मार्केट में जाते हो, आप नहीं भी खरीदने गए होते हो, लेकिन कई बार आपको किसी प्रोडक्ट का पैकेज इतना पसंद आता है कि आप ले आते हो। तो एक पैकेजिंग जो है वो एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। पैकेजिंग का क्या मकसद होता है कि प्रोडक्ट को हम इजीली हैंडल कर सके, पकड़ के लेके जा सके अपने घर में, और वो फ्रेश रहे, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, और वो बाहर एडल्ट्रेशन ना हो, मतलब वो खराब ना हो। तो इस तरीके की उसकी पैकेजिंग की जाती है। और पैकेजिंग जो है वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से भी उसे डिस्टिंग्विश करती है। जैसे हमें दूर से पता लग जाता है कि येलो कलर का है तो कुछ निरमा का ब्रांड होगा, तो हमें दूर से दिख जाता है उसकी पैकेजिंग से कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आर डिमांडेड। कई बार प्रोडक्ट्स सिर्फ इसीलिए ज़्यादा अच्छे से बिकते हैं क्योंकि उसकी यूजफुल पैकेज है, गुड लुक्स है। अब आज की डेट में इंडियन मार्केट में क्या है, ज़्यादातर कंपनीज प्रोडक्ट को ऐसे कंटेनर्स में देती है जो बाद में भी यूज़ हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट्स के जो पैकेज होते हैं उसे फेंका नहीं जाता, उसे फर्दर यूज़ किया जाता है। तो कंपनीज भी ऐसे पैकेजेस देने की कोशिश करती है जो अच्छे गुड लुक्स हों और बाद में भी यूज़फुल हों। देन नेक्स्ट इज प्राइसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग, क्योंकि ये हर तरह के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। अब प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन है। अब प्राइस भी डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उस पर कितनी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं, हम 10% प्रॉफिट चाहते हैं, कॉम्पिटिटर्स उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे बेच रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, मार्केटिंग पॉलिसीज़ क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड कितनी है। अब प्रोडक्ट अगर जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है मार्केट में, तो उसका प्राइस आप जितना मर्जी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है उसकी कोई डिमांड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ज़्यादा प्राइस उसका चार्ज नहीं कर सकते। तो प्राइसिंग जो है वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आ जाओ फाइनेंस। जो फाइनेंस होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड होता है।
उसके बिना कोई भी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग, तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी, आपको फंड्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो फंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास फंड्स कहाँ से आते हैं? अब आपने देखा होगा जैसे मारुति सुजुकी है, अगर वो अपनी एजेंसी किसी को बेचती है तो उसके बदले में वो फिक्स डिपॉजिट लेती है, मतलब कुछ अमाउंट आपको उनको फिक्स देना पड़ता है कंपनी को, तभी आप उनके प्रोडक्ट की एजेंसी ले सकते हो और उसे बेच सकते हो। मींस कंपनी बदले में फिक्स डिपॉजिट लेती है आपको अपने राइट्स देने के लिए कि हाँ आप हमारे प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ठीक है, तो इसी से जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास फंड्स आता है आगे अपने एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च करने के लिए। देन नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब आपने प्रोडक्ट बना दिया, रिसर्च कर दी, अब आपको लोगों को बताना है ना कि हमने ये प्रोडक्ट बना दिया है। आप लोगों को बताओगे कैसे? आप एडवर्टाइजिंग की हेल्प से। अब एडवर्टाइजिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करोगे, आप किस तरीके के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाओगे। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कंपनी फ्री सैंपल्स बांट देती है, या फिर कंपनी क्या करती है, इसके साथ ये गिफ्ट फ्री होगा, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो। ठीक है, जैसे कि एक कॉफ़ी के उसके साथ आपको, आपने देखा होगा कॉफ़ी के साथ आपको कॉफ़ी मग फ्री है। तो ये क्या है? ये सारी एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स है ताकि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। या फिर कई बार क्या होता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदो, उसके पीछे कोई एक कूपन कोड होगा, आप इस नंबर पे शेयर करो और आप लकी ड्रॉ में एंटर हो जाओगे। बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, फेयर्स होते हैं। तो ये सारी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज होती हैं ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ओके, देन नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। देखो, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। रिस्क का मतलब है कि कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाए, आपने प्रोडक्ट बनाया, उसकी डिमांड चेंज हो गई, फैशन चेंज हो गया, प्राइस गिर गया, या नया कॉम्पिटिटर एंटर कर गया, न्यू इन्वेंशन हो गई। न्यू इन्वेंशन में मैं आपको बताती हूँ, जब पेजर आया था मार्केट में, पेजर एक ऐसा डिवाइस था जिसमें आप एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो। पेजर अभी आया ही था, तुरंत उसके बाद नई इन्वेंशन हो गई मोबाइल फ़ोन की। तो लोगों ने पेजर नहीं खरीदा, लोगों ने कहा कि हम ऐसा डिवाइस क्यों खरीदे जिसमें सिर्फ मैसेज पहुंचते हैं, हम इसके बदले में मोबाइल फ़ोन लेंगे जिसमें मैसेज तो जाते ही जाते हैं, साथ में हम बात भी कर सकते हैं। तो न्यू इन्वेंशन हो गई ना, उसकी वजह से जो पेजर है वो मार्केट में फेल हो गया और मार्केट से बाहर हो गया। तो वो एक रिस्क है। हो सकता है कंज्यूमर की टेस्ट हैबिट चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, या फिर आपने जहाँ प्रोडक्ट जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे आग लग जाए, चोरी हो जाए, या फिर कोई भी अर्थक्वेक आ जाए और आपके सारे गुड्स जो है वो वेयर हाउस में डिस्ट्रॉय हो जाए। तो एक रिस्क बेयरिंग एक्टिविटी है मार्केटिंग, आपको रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ता है। अब देखो, रिस्क को आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ रिस्क को आप इंश्योरेंस ले सकते हो, जैसे आप फायर इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन आप कंप्लीटली उसे ख़त्म नहीं कर सकते। आप प्रॉपर प्लानिंग या फोरकास्टिंग करके, ठीक है, प्रोडक्ट को आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब आपने देखा होगा कार्स में क्या होता है, एक कंपनी अगर कार बनाती है तो हर साल या 2-3 सालों बाद उसका नया मॉडल निकालती रहती है। क्यों? तो क्योंकि वो फैशन में बने रहना चाहते हैं। लोगों की चेंजिंग डिमांड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कंपटीशन रिस्क भी अवॉइड कर सकते हो, आप कंपटीशन के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन रिस्क को आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ चीज़ों से उसे थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ आफ्टर सेल सर्विस। अब आज की डेट में आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा वाटर प्योरीफायर ज़्यादातर एक्वागार्ड के क्यों बिकते हैं? उसका रीज़न ये है कि एक्वागार्ड बनाने वाली जो कंपनी है वो है यूरेका फॉर्ब्स। यूरेका फॉर्ब्स बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देती है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आप सबसे पहले ये देखते हो कि आपके एरिया में उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। मींस अगर आपने एक फ़ोन पे आपके आते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो आपने अगर एक फ़ोन करा, क्या वो रिपेयर करने आते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हर किसी का प्रोडक्ट का प्राइस सेम टू सेम उतना ही है, बहुत थोड़ा सा ही उसमें डिफरेंस है। तो किस बेस पे डिसाइड होता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है? वो है आफ्टर सेल सर्विस। जिसकी सर्विस आफ्टर सेल्स अच्छी होगी, आप वही प्रोडक्ट खरीदोगे। इसी वजह से जो एक्वागार्ड है आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।